नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य के बताए हुए तरीकों से दुश्मन को बर्बाद कैसे किया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ खास बातें अपना लेता है तो उसे शत्रु कभी हरा नहीं पाएगा। चाणक्य के मुताबिक शत्रु को हराने के लिए कुछ खास उपायों की जरूरत होती है। यदि आप अपने दुश्मनों की चालबाजी से परेशान हैं पर उन्हें मात नहीं दे पा रहे हैं तो आप भी चाणक्य की कही इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और शत्रुओं को चुटकियों में मात दें। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला है, दुश्मन को समझें। पहला कदम है अपने दुश्मन को समझना। चाणक्य कहते हैं, जानो दुश्मन का दुख, समझो अपना सुख। यानी कि अपने दुश्मन की सोच को, उनके इर्द गिर्द की गतिविधियों को और उनके उद्देश्यों को समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी सोच और क्रियाओं का विश्लेषण करके हमें उन पर नजर रखना चाहिए ताकि हम उनके कदमों को पहले ही अंतिम परिणाम तक समझ सकें। दुश्मन को समझने के लिए हमें उसके इतिहास, व्यक्तित्व और उसके संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उसके गुणों और कमजोरियों को भी ठीक से पहचानना चाहिए। इससे हमें उसकी सोच और कार्रवाई की समझ मिलती है और हम उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दुश्मन को समझने के लिए हमें उसके स्वार्थ, सामर्थ्यता और उसकी अंतरात्मा को समझना चाहिए। हमें उसके विचारों, रणनीतियों और योजनाओं की अनुभूति करनी चाहिए ताकि हम उसके कदमों को पहले ही पहचान सकें और उसके खिलाफ उचित कदम उठा सकें। इसके अलावा दुश्मन को समझने के लिए हमें अन्य लोगों के माध्यम से भी उसकी सारी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इससे हमें उसकी छल, ठोसता और अंतिम उद्देश्य की समझ मिलती है। दुश्मन को समझना अपनी रणनीति को कई ज्यादा प्रभावी बनाता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसीलिए अपने दुश्मन को बर्बाद करने से पहले उसे अच्छे से समझ लेना एक व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है, रणनीति बनाएं। चाणक्य की रणनीतियों का अध्ययन करें और अपनी एक कुशल रणनीति बनाएं। वे कहते हैं, एक अच्छी रणनीति से बलवान दुश्मन भी पराजित हो जाता है। रणनीति बनाना एक उच्चतम स्तर की कला है जो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। रणनीति बनाने के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होता है, दुश्मन की कमजोरियों को बारीकी से पहचानना होता है और अपनी शक्तियों का उपयोग सही समय पर सही दिशा में करना होता है। उसके बाद हमें अपने दुश्मन की गुणों को पहचानना होता है और उनके संभावित प्रतिक्रियाओं का अनुमान भी लगाना होता है ताकि हम अपनी रणनीति को उनकी सामर्थ्य के आधार पर बना सकें। रणनीति बनाने का अगला कदम है उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। हमें अपनी शक्तियों और संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकें। आखिरकार हमें अपनी रणनीति को समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रणनीति में संवेदनशीलता और प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह रणनीति बनाने का अभ्यास हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है और हम अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग का चयन कर सकते हैं। तीसरा है, तंत्र मंत्र अपनाएं। चाणक्य के अनुसार अगर आप अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हैं तो उन पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह तंत्र मंत्र शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है जिसमें मंत्र का उपयोग करके अन्य प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे तंत्र मंत्र की शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तंत्र मंत्र का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि वशीकरण मंत्र, मोहनी मंत्र, लक्ष्य प्राप्ति मंत्र, उपद्रवनाशक मंत्र आदि। इन मंत्रों का उपयोग कर हम अपने दुश्मन को अपनी ओर आकर्षित करके उसके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधीन कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तंत्र मंत्र का उपयोग करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए
कि हमारा उद्देश्य नैतिक और धार्मिक हो और हमारे अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तंत्र मंत्र का उपयोग केवल आत्मरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए तंत्र मंत्र का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका सही और उचित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इनका अपने जीवन में उपयोग करने से पहले हमें इनके बारे में संपूर्ण जानकारी और समझ होनी चाहिए और संभावित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा है अल्पायु दुश्मन। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को अल्पायु बनाने का उपाय भी अत्यंत प्रभावी होता है। इससे आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं और उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। जरा सोचिए, आपके पास एक खिलाड़ी है जिसके पास खेलने का समय बहुत कम है और आप उससे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आप उसका समय और ध्यान बर्बाद कर देंगे तो वह खेल अच्छी तरह से खेल नहीं पाएगा और परास्त हो जाएगा। यही अल्पायु दुश्मन का सिद्धांत है। अल्पायु दुश्मन बनाने का मतलब है कि हम अपने दुश्मन को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में असफल बना देते हैं, जिससे वह हमें हराने की कोशिश करने के बजाय अपना समय और ऊर्जा दोनों को खो देता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। इस तरह अल्पायु दुश्मन का सिद्धांत हमें अपने दुश्मन के साथ चालबाजी करने का मार्ग दिखाता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। पांचवा है सहयोगियों का चयन। अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होने वाले सहयोगियों का चयन करें। सहयोगियों का चयन करना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम होता है जब हम अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होने वाले सहयोगी ही सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। सहयोगियों का चयन करने में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वे हमारे लक्ष्य का समर्थन करें और हमारी रणनीति का हिस्सा बनकर हमारा साथ दें। उनके अंदर हमारी रणनीति का सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम अपने दुश्मन के खिलाफ एक समूह के रूप में संगठित हो सकें। सहयोगियों का चयन करते समय हमें उनके जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य भावना के मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए। वे हमारे लिए विश्वास योग्य और समर्थ होने चाहिए। सहयोगियों का चयन करने के बाद हमें उन्हें हमारी रणनीति और उद्देश्यों के बारे में सही समझ प्रदान करनी चाहिए। हमें उन्हें संघर्ष की दिशा में निरंतर संज्ञान और समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस तरह सहयोगियों का चयन करना हमें हमारे दुश्मन के खिलाफ मजबूती और संगठन की ताकत प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। छठा है संघर्ष की सीमा। चाणक्य का मानना है कि संघर्ष की सीमा को न केवल ध्यान में रखना चाहिए बल्कि समय समय पर संघर्ष को बढ़ाना भी जरूरी होता है। हमें अपनी रणनीति को अपडेट करना और नई उत्तेजनाओं को अपनाना चाहिए ताकि हम हमेशा अपने दुश्मन को पीछे छोड़ सकें। चाणक्य का सिद्धांत है कि हमें संघर्ष की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक संघर्ष या हिंसा हमें अपने उद्देश्य के प्राप्ति में बाधा डाल सकती है और हमें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष की सीमा को समझने के लिए हमें अपने लक्ष्यों और हमारे संघर्ष की धार्मिकता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कितना संघर्ष आवश्यक है और कितना हमें उसे सामान्य कानूनों और नैतिकता की दिशा में रखना चाहिए। अत्यधिक संघर्ष या हिंसा के परिणाम से हमारे संगठन, समाज और नैतिकता पर असाधारण दाग लग सकते हैं। इसलिए संघर्ष की सीमा को समझकर हमें अपनी रणनीति को उचित सीमा में रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कैसे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित संघर्ष को संभाल सकते हैं और कैसे हमें अत्यधिक संघर्ष से बचने की जरूरत है। इस तरह संघर्ष की सीमा को समझना हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और हमें संघर्ष के दौरान सही दिशा में रखता है। सातवां है आत्मरक्षा। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए हमें हमेशा आत्मरक्षा के उपायों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए सभी संभावित कदम उठाने चाहिए ताकि हमें किसी भी आक्रमण का सामना करने में सहायता मिल सके। आत्मरक्षा के विभिन्न पहलुओं में से एक है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए
उचित आहार लेना चाहिए और अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। यह हमें संघर्ष के लिए तैयार रखते हैं। आत्मरक्षा का अर्थ यह भी है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी सही से ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति में रहने के लिए सकारात्मक सोच, स्थितिगत ध्यान और मेधावी सोच का अभ्यास करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी आत्मरक्षा जरूरी है। इसका मतलब है अपने सामाजिक संबंधों को सही से संरक्षित रखना। हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, और हमें उन लोगों के साथ सही संबंध बनाने चाहिए जो हमारे लिए समर्थक हैं। आत्मरक्षा हमें अपने दुश्मनों के हमलों से बचाने के साथ साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। यह हमें संघर्ष के दौरान मजबूत और स्थिर बनाता है और हमें अपने जीवन की निरंतर उन्नति में मार्गदर्शन करता है। 8वां है सब्र और धैर्य। चाणक्य के अनुसार धैर्य और सब्र बड़ी शक्तियां होती हैं। हमें अपने कार्यों में धैर्य और सब्र बनाए रखना चाहिए। धैर्य और सब्र की शक्ति हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है और हमें दुश्मन के हमलों का सामना करने में सहायता प्रदान करती है। चाणक्य के अनुसार सब्र और धैर्य दो ऐसे गुण हैं जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। ये गुण हमें उत्तम निर्णय लेने में, संघर्ष के दौरान दृढ़ रहने में और अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। सब्र एक ऐसा गुण है जो हमें अवस्थाओं के साथ संयम बनाए रखने में मदद करता है। जब हम सभी परिस्थितियों के साथ सहनशीलता दिखाते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता मिलती है और हम उन्हें सफलतापूर्वक हल करने में सक्षम होते हैं। धैर्य भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें उदासीनता और हताशा के साथ नहीं रहने देता। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अडिगता और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। सब्र और धैर्य का संयुक्त प्रयोग हमें जीवन की हर कठिनाई को पार करने में मदद करता है। ये गुण हमें उच्चतम स्तर की सामर्थ्य और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए चाणक्य के उपदेश के अनुसार हमें हमेशा सब्र और धैर्य को अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हम जीवन की हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चाणक्य के उपदेशों का अध्ययन करके देखा कि कैसे हम अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि हमें हमेशा नैतिकता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।